प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, पहले उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बच्चों उनको भी करेंगे, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, बच्चों एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उनको भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में सॉल्व होते हैं। इसलिए उनको अपने से ईमानदारी से बिना सोल्यूशन देखे हुए कीजिएगा तो बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट तैयारी हो जाएगी, कोई इफ वट नहीं होगा। और बच्चों, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हैं उनको टेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने आप कर लेंगे, वो मेरा दावा है इतना, समझ गया ना। कोई मैं झूठा क्लेम नहीं करता हूं, दावे नहीं करता हूं कि ये मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, ये नहीं, इस तरह की बात नहीं। आई डोंट बिलीव इन बोस्टिंग। तो आइए बच्चों, हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डू, या लिख लेते हैं हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट के भीतर जो है तुम्हारे पेपर टेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन इसीलिए कि जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से कितना कर लेते हो आपको। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, पहला क्वेश्चन यही बच्चों से आएगा आपका। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, सर्किट मीन मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। यू हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, नथिंग एल्स। जानते हैं बच्चों, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस, ये नहीं कि कहीं तो कॉन्टिन्यूअस पथ which consists of a source of electric energy क्या हो गया, कहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, सेल और बैटरी जैसे हो गया। कनेक्टिंग वायर्स, सर्किट को जोड़ने या तोड़ने के लिए, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच या की, एंड अ लोड का मतलब एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, एन इलेक्ट्रिक appliance like electric bulb, an electric circuit is a closed and continuous path which consists of a source of electric energy। सर्किट डायग्राम ही हो जाएगा बच्चों। ये सेल हो गया कि जानते हैं, ये पॉइंट है तो बंद है। ये कनेक्टिंग वायर्स हो गए। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। दिस इज योर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। This is the diagram of simple
इलेक्ट्रिक सर्किट। Cell, switch या की electric bulb and these are connecting wires. This is indicate direction of electric current. ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 2, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। आंसर इसका क्या हो गया बच्चों? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। सिंबल ए। वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या है? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला बच्चे पढ़ो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जब किसी कंडक्टिंग वायर से 1 सेकेंड में क्या होता है, 1 कूलम चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसको क्या कहते हैं? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज in 1 second through a cross section of a conductor of a wire और कंडक्टर जो भी लिखना है is called 1 ampere electric current। नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute one coulomb charge। इसका आंसर बच्चों प्रीवियस वीडियो हमारा देखा होगा तो पता होगा, Q इज इक्वल टू एनी 1 कूलम चार्ज। Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमें क्या बताना बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग द फार्मूला सिंस Q इज इक्वल टू NE और N इज इक्वल टू Q बाई E। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड 1 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, सॉरी Q इज इक्वल टू 1 कूलम है बच्चों। 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे। 1.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? अब ये सीधे यही, फिर इसका काम बच्चों यही तक था, N इज इक्वल टू क्यू बाई तक। इसके बाद क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों?
नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे पेज पर ये जो है टेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स फॉर मेंटेनिंग voltage in an electric circuit। आंसर क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन को सर्किट में चारों तरफ रोटेट करने के लिए? कौन? सेल या बैटरी? या आप जोड़े हो घर में, मेन से आ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, समझ गए ना? तो क्या आंसर हो गया इसका? सेल और बैटरी और एनी अदर सोर्स that supplies electric energy। यही इसका आंसर होगा। और बेटर कंसेप्ट के लिए बच्चों देखा कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, काफी सेल पर मैंने डिस्कस किया है, वहां पे समझ गया ना? पूरा एक इलेक्ट्रिक सेल पर ही मैंने किया है। सेल कैसे क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करता है, कैसे सेल में केमिकल एनर्जी, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। समझ गए बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। बच्चों ये सीधे सीधे नहीं कहिए, इस क्वेश्चन को डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन लिखनी है बच्चों। सीधे सीधे क्वेश्चन को नहीं, थोड़ा घुमा करके उसी बात को कह दिया गया। और बच्चों ने पूरी एक वीडियो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर ही बनाई है। 1 वोल्ट पोटेंशियल की डिफिनीशन, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन दोनों की अलग अलग होती है। पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, देखिएगा। यहां सिंपली डिफिनीशन, इसका जो आंसर लिख देते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये फॉर्मूला याद किए होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बी डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन W बाई क्यू। समझ गए बच्चों? उसमें डिटेल में मैंने बताया है क्या हो, व्हाट इज मीन बाई से 1 वोल्ट कितना हो जाएगा, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। समझ गए बच्चों? इसलिए बस केवल डिफिनीशन लिख देनी है इसकी। When 1 joule work is done, किसके द्वारा? by cell or battery, by source of electric energy। when 1 joule work is done by source of इलेक्ट्रिक एनर्जी, सीधे यहां तुम सेल या बैटरी कर सकते हो, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। When 1 joule work is done for moving 1 coulomb charge between 2 points of an electric circuit, the potential difference, PD कर देते हैं बच्चों, potential difference between the 2 points is 1 वोल्ट। सीधे ऐसे भी बताया ना बच्चों, इस क्वेश्चन को पूछा जा
सकता है। डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन 1 वोल्ट, समझ गए। आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मच एनर्जी, मतलब वर्क डन निकालना है बच्चों, इज गिवन टू ईच कूलम चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों, पीडी आपका कितना है, भी 6 वोल्ट। यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यहां वोल्ट जो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की उसके लिए, और कितना है, ईच कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। समझ गए बच्चों। और क्या निकालना है, एनर्जी मतलब वर्क डन निकालना है। सेम फार्मूला जो है बच्चों ये लिखा, V इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा बच्चों, 6 जूल। ये आंसर है, नोट कर लीजिए बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, अच्छा, जो प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे उनको जरूरत ही नहीं उनके लिए ये आंसर लिखने की, फिर भी कंटिन्यूटी बने रहे बच्चों, इसलिए ये जरूरी है। 4 फैक्टर्स कैसे लिखिएगा एग्जाम में, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स on the following 4 factors। तो इसलिए कि एग्जाम में कैसे, हाउ टू राइट क्वेश्चन, स्कोरिंग के लिए कैसे लिखिएगा, प्रश्नों का उत्तर कैसे दीजिएगा, ऑन 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स। नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर पढ़े होंगे, R प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो तार पतला है उसका इसे काटिएगा बच्चों, देखते हैं पतला हो, ये एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल बनता है, एरिया कम हो जाएगा, मोटा है तो ज्यादा होगा। ठीक, मतलब मोटे तार से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और पतला होगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, उसका कम होगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम। ऐसे भी समझ सकते हैं, पतली नाली से पानी क्या होता है और चौड़ी नाली से वही पानी फ्लो, इजीली फ्लो हो जाएगा, पतली नाली के अपेक्षा। वही बात यहां पर भी है। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, बच्चों ये +2 में जो रेशियो होता है, जो रिलेशन होता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, वो पढ़ना है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं जैसे इन दोनों को किया है। चौथा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, बच्चों अगर सेम लेंथ का, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, समझ गए ना बच्चों, और सेम टेम्परेचर पर आप अलग अलग मटेरियल, जैसे सिल्वर का हो गया, कॉपर का हो गया, वायर लीजिएगा, सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एट द सेम टेम्परेचर, फिर भी सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। यही इसका मतलब है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बच्चों नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, व्हील करंट
flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source. The answer of these questions I have already given in the question number 1 बच्चों, समझ गए ना? फिर भी क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसके लिए लिख देते हैं the current will flow more easily through a thick wire than a thin wire. अब why? Because thick wire has less resistance, कम रुकावट डालेगा, रेजिस्टेंस ब्रैकेट में आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई है, एंड अ थीन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस. वही सेम फार्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मोर रेजिस्टेंस of the same material. रेजिस्टेंस उतनी ही क्या होगी, और दूसरा रीजन क्या है? इन अदर वर्ड्स, a thick wire provides more wider path for the flow of electric current than a thin wire. नैरो पथ होगा, ये पतला पथ होगा थीन वायर का. समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए बच्चों. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं. देखने में तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बच्चों मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं तुम लोगों से, एनसीईआरटी में मैंने जितना लंबा क्वेश्चन देखा है उसका सोल्यूशन उतना ही इजी होता है. समझ गए ना? हम लोग के गांव की तरफ कहावत है कि मोटा आदमी है तो लड़ाई अगर होगी तो देख करके उसको, ऐसा नहीं है कि उसको भाग जाइएगा और पतले आदमी को देखिएगा तो उस पर पील पड़ेगा. ऐसा नहीं है, पतला आदमी शक्तिशाली हो जाता है मोटे आदमी से. सब वही बच्चे ये यहां पर ये देखने में इतना लंबा चौड़ा था. देखिए सॉल्यूशन कितना इजी है बच्चों, वेरी इजी सॉल्यूशन. The resistance of an electric component remains constant. रेजिस्टेंस आर क्या है? कांस्टेंट है बच्चों. रेजिस्टेंस, फर्स्ट वी राइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. रेजिस्टेंस आर ये क्या है बच्चों? इट इज कांस्टेंट, ये घट बढ़ नहीं रहा है. ठीक. व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड, जैसे ये वायर है बच्चे, कोई कंपोनेंट है, इसे यहां इलेक्ट्रिक बल्ब भी मान लेते हैं, सेल से जुड़ा हुआ है. समझ गए ना?
तो जितनी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही दोनों एंड्स हो गए, ये भी, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट है। इस तरह से फ्लो हो रही है, समझ गए? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर, पहले वाली लेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इज इक्वल टू वी। पोटेंशियल डिफरेंस भी है, डिक्रीजेड टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, ठीक। Let the resistance of the electric component remains constant while the potential difference across the two ends of the components decreases to its half value. What change will occur in the current through it? By Ohm's law बच्चों पढ़े होंगे। By Ohm's law क्या पढ़े हो? V is equal to IR, hence I is equal to V by R, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस को ऑफ कर दिया जाता है ऑन हॉल्विंग दी, ऑफ करने पर करनी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्या मान लेते हैं? V डैश हो गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V डैश इज इक्वल टू V बाई 2। पहला पोटेंशियल डिफरेंस ये है, इसका आधा हो गया, ठीक। नाउ करंट क्या हो जाएगी बच्चों? इस केस में करंट मान लेते हैं I डैश इज इक्वल टू V डैश बाई R। क्यों R ही? बिकॉज R इज हियर कांस्टेंट। R क्या है? कांस्टेंट है, समझ गए बच्चों? तो क्या कह रहे हैं? व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट? I और I डैश में क्या रिलेशन हो जाएगा? 1, और इसको 2 मान लेते हैं इक्वेशन को, ठीक। अब बच्चों यहां देखिए इसको, सॉरी यहां अभी 2 नंबर नहीं, यहां रख लीजिए आप V डैश की वैल्यू यहां से I डैश इज इक्वल टू V की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? V बाई 2 और बाई R। I डैश इज इक्वल टू, अब इतना मैथमेटिक्स तो जानते हो, फ्रैक्शन का मैं डिवीजन बताऊंगी, हाँ V बाई 2 R हो जाएगा ये, I डैश इक्वल टू V बाई 2R। या इसके बाद बच्चों देखो I डैश इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू V बाई R। देख लिया बच्चों, I डैश इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू V बाई R फ्रॉम इक्वेशन 1। कितना बच्चों? I लिख देते हैं ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? I इज इक्वल टू V बाई R। I की जगह, यहां V बाई R की जगह हम लोग क्या रख दिए? I डैश इज इक्वल टू I बाई 2। मतलब पहले जो प्रीवियस करंट है उसका क्या होगा? आधा होगा, समझे? करंट विल बी हाफ, दैट इज करंट विल बी हाफ to the previous current. Previous current आई है, बाद वाली आई डैश। समझ गए बच्चों? ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत सिंपल। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस
coils of toasters and electric iron irons made of an alloy rather than a pure metal. A pure metal. आइए बच्चों देख लेते हैं क्या रीजन है। पहला रीजन है जो बच्चों देखिएगा, जो टेबल दिया है तुम्हारे 12.2 जो टेबल है बच्चों, उसमें देखिएगा दिया हुआ है रेजिस्टिविटी कई मेटल का और एलॉय का दिया हुआ है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय is much higher than a pure metal. ठीक, due to high resistivity and melting point of an alloy is much higher than a pure metal. ठीक, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्योर मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगी, पिघल जाएगी, और एलॉय क्या होगी, नहीं पिघलेगी। इन्हीं रीजन से क्या होता है, एन एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब क्या, दैट इज मेल्ट, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। An alloy does not oxidize readily than a pure metal. इन्हीं रीजन के कारण बच्चों क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं, उनके जो क्वाइल होते हैं एलॉय के बने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिवली प्योर मेटल्स। समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आते हैं हम लोग उस पर। आइए बच्चों, यूजिंग डाटा इन टेबल 10.2 टू आंसर द फॉलोइंग। बच्चों जो मटेरियल्स है टेबल 0.2 में, उनकी रेजिस्टिविटी दी गई है, देखिएगा ध्यान से। ए का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए, व्हिच अमंग आयरन एंड मरकरी द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 10.0 into 10 to the power minus 8 ohm meters, and the resistivity of
मरकरी कितना है बच्चों? 94.0 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखा बच्चों क्लियरली कौन ज्यादा है? 10⁻⁸ तो सेम पावर, यहां 10 देखिए, यहां 94 है, 9 टाइम से ज्यादा है रजिस्टिविटी किसकी? मरकरी की। रजिस्टिविटी मतलब वो रोकने, रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, यही ना रजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में सबसे ज्यादा अभी कौन रुकावट डालेगा? जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा। द हायर द रजिस्टिविटी द लोअर इज द कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। समझ गए क्लियरली? तो कौन होगा ये? टेबल से देख लीजिए। द हायर द resistivity the lower is conductivity कंडक्टिविटी को बच्चों या कंडक्टेंस भी कर सकते हो, कंडक्टेंस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर रजिस्टिविटी लोअर रहेगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो कौन अच्छा कंडक्टर है? किससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है? जिसकी जाहिर है आयरन। हेंस आयरन इज a better कंडक्टर। समझ गए बच्चों? बी क्या है? विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? क्या करेंगे? व्हेन वी ऑब्जर्व द टेबल 2.2 वी सी दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ किसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी जिसकी होगी, किसकी है बच्चों? सिल्वर की होगी। देख लीजिएगा सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। Since the resistivity of silver among all the materials in table 12.2 is the lowest, कितनी है? ब्रैकेट में लिख देते हैं 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। बहुत ही कम है बच्चों, देख लिए। और यहां पर क्या है? द लोअर द रेजिस्टिविटी द हायर इज, लिखा ना वाइस वर्सा। हेंस द lower the resistivity the higher is conductivity, चालकता इसको हिंदी में कहेंगे, या कंडक्टेंस। समझ गए? Since the lower the resistivity, the higher is conductivity, hence silver is the best conductor। सिल्वर इज दी बेस्ट कंडक्टर किसमें? जो टेबल 12.2 में जितने मटेरियल दिए हैं, समझ गए ना? एमॉन्ग ऑल दी मटेरियल्स
नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, पूरे समझते हुए, आराम से समझते हुए, पूरा एकदम सटीक आंसर, और कैसे आंसर लिखा जाएगा एग्जाम में वैसे, इसीलिए मैं एकदम रिटेन में सब कुछ लिख के बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन करते हुए। उम्मीद है बच्चों ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए। एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की। समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।